अच्छा, सिनेरियो जैसे कि मैंने पहले बताया, ये एक स्टोरी टाइप होती है जिसके नीचे हमें टास्क दिए होते हैं कि आपने ये क्वेश्चन यानी ये टास्क सॉल्व करने हैं। उस टास्क को हमें सिनेरियो के साथ कंपेयर करना होता है। ये नेक्स्ट क्लास में कभी हम ये भी डिस्कस, क्योंकि इसको हम डिस्कस इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इनके ऊपर फिर वो स्ट्राइक्स वगैरह आ जाते हैं ना, फिर इसको टेक डाउन करते हैं। निबोश की तरफ से स्ट्राइक आ जाते हैं और उसको फिर टेक डाउन करते हैं, क्योंकि इतना उस अलाउ नहीं करते कि आप क्योंकि हमें तो शेयर करना तो है हमने इसको, क्योंकि फिर बाकी उन्हें भी देखना होता है और स्पेशली हमें जो डिमांड्स आते हैं उनको पूरा करना होता है। अच्छा, तो सिनेरियो यानी कि एक स्टोरी होती है। इसको आप समझेंगे किस तरह, जब भी आप सिनेरियो को देखते हैं या सिनेरियो को पढ़ते हैं या सिनेरियो को समझते हैं, तो आप जहन में रखिए कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ये सिनेरियो या ये स्टोरी लिखी गई है निबोश के इस पेपर में, जब भी आप सिनेरियो को पढ़ते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे कि इसे अभी इधर लिखा है कि टी टाइम इज़ अ पॉपुलर कैफ़े ऑन द मेन स्ट्रीट ऑफ द टाउन। यानी ये तो, अगर इसमें ये नहीं है कि जस्ट आप इंग्लिश को उर्दू में कन्वर्ट कर सकते हैं या इंग्लिश में आप इसे समझ सकते हैं। आपने इसमें से कुछ पॉइंट्स जो होते हैं ना उसको नोट करना होता है। यानी कि क्या इसमें नेगेटिविटी है, या क्या इसमें नेगेटिव कल्चर्स के बारे में है, या क्या क्या चीज़ें इसमें गलत हुई है। तो इसको आप नोट करेंगे, क्योंकि जब आप पेपर सॉल्व करेंगे उसमें फिर ये चीज़ें आपके काम आती है। जैसे कि जब पेपर हमारे पास आता है तो उसमें जब हम सिनेरियो पढ़ते हैं उसको पहले ब्रेक डाउन करते हैं सिनेरियो को अकॉर्डिंग टू द टास्क या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। हम इसको क्या करते हैं, हाईलाइट, कुछ पॉइंट्स को हम इसमें हाईलाइट करते हैं। अभी वो पेपर भी मेरे पास है जो हमने ब्रेक डाउन किया है, लेकिन वो भी शेयर नहीं कर सकते इसके ऊपर, अगेन फिर वो टेक डाउन स्ट्राइक आ जाती है। अच्छा, तो सिनेरियो को समझते हैं। सिनेरियो में सबसे पहले टी टाइम, यानी इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिस कंपनी के ऊपर ये सिनेरियो बनाई गई है उसका नाम है टी टाइम, जो कि एक पॉपुलर कैफ़े है ऑन द मेन स्ट्रीट ऑफ अ टाउन। यानी एक टाउन में एक कैफ़े है जिसका नाम है टी टाइम। जैसे कि अगर आप इधर देखते हैं ना, कहीं भी आप जाते हैं तो मुख्तलिफ कैफ़े होते हैं, इसी तरह ये एक कैफ़े है जो कि एक टाउन के मेन स्ट्रीट में है। एक पॉपुलर कैफ़े है जिसका नाम है टी टाइम। The cafe is an old building that has three levels and has uneven varnished floorboards throughout. यानी कि ये जो कैफे है ये एक ओल्ड बिल्डिंग में बनी हुई है जिसमें थ्री लेवल्स है। थ्री लेवल्स का मतलब है थ्री फ्लोर्स है। एंड हैज़ अनइवन। अनइवन किसको कहते हैं कि जो जिनकी स्लोप सही नहीं होती या जिनका जो फ्लोर्स वगैरह है वो इवन नहीं होते, यानी कि वो सीध में नहीं होते। वर्निश फ्लोर बोर्ड्स, यानी कि बाहर के जो कैफेज होते हैं ना या बाहर के जो बिल्डिंग्स होते हैं, ज़्यादातर वो मतलब लकड़ी वगैरह या जो उनका जो फ्लोर्स वगैरह होते हैं ना वो लकड़ी से बने होते हैं। अच्छा, अब इस कंपनी का जो ओनर है, यानी कि द ओनर ऑफ टी टाइम मैनेजेस द कैफे एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटमेंट। सबसे पहले टी टाइम कंपनी का जो ओनर्स है वो किस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि रिक्रूटमेंट वगैरह ये खुद करता है, लोगों को हायर करना या लोगों को जॉब से निकालना या न्यू हायर करना किसी को। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड हेल्थ एंड सेफ्टी आल्सो, यानी कि इस कैफ़े में जो कैफ़े का ऑनर है टी टाइम का, वो खुद ही रिक्रूटमेंट को भी वो खुद मैनेज करता है और वहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो खुद मैनेज करता है। अच्छा, दे एम्प्लॉय for full time they employ four full time workers, two part time workers and one full time cleaner। यानी इस कैफे में जो लोग काम कर रहे हैं उसमें से फोर जो वर्कर है वो फुल टाइम वर्कर है। अच्छा, फुल टाइम वर्कर का आपको पता होगा कि जो फुल डे अवेलेबल होते हैं। टू पार्ट टाइम वर्कर्स है, यानी पार्ट टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि वो 2 घंटे के लिए या 4 घंटे के लिए, जैसे कि कुछ लोग बाहर जाके ना जो यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं वो काम करते हैं, तो वो पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। एंड वन फुल टाइम क्लीनर, यानी यहाँ पे एक जो क्लीनर है वो फुल टाइम क्लीनर भी काम कर रहा है, क्लीनर जो सफाई वगैरह करता है। ड्यूरिंग बिजी पीरियड्स such as the weekends and holidays, the owner finds it cost effective to employ young temporary workers।
यानी कि इस कैफ़े में, टी टाइम कैफ़े में, बिजी पीरियड्स में, बिजी पीरियड का मतलब होता है कि ज़्यादातर लोग, आपको पता है, आप लोगों को पता है कि वीकेंड्स पे या हॉलीडेज़ पे बहुत सारे लोग जो है ना बाहर चक्कर लगाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं या शॉपिंग वगैरह जाते हैं, वो ज़्यादातर वीकेंड्स और हॉलीडेज़ में जाते हैं। तो इन हॉलीडेज़ और वीकेंड में ओनर क्या करता है, क्योंकि उनके ऊपर फिर वर्कलोड ज़्यादा होती है, तो ये कॉस्ट इफेक्शन के लिए, कॉस्ट इफेक्टिव जो टेम्प्रेरी वर्कर्स है वो हायर करता है। यानी कि जस्ट वीकेंड्स पे और हॉलीडेज पे ये कुछ एक्स्ट्रा वर्कर्स को हायर करता है उस वर्कलोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए, ताकि इनकी कैफ़े के ऊपर ज़्यादा लोड ना बने, या जो कस्टमर्स आते हैं ना उसको अच्छी तरीके से फूड्स वगैरह सर्व करे, ताकि ये प्रॉफिट में आए। अच्छा, द एवरीडे टास्क एट द कैफ़े इंक्लूड, यानी कि इस कैफ़े में जितनी भी टास्क हो रहा है, जितनी भी काम हो रहा है उसमें, टेकिंग कस्टमर ऑर्डर, यानी कि कस्टमर ऑर्डर करते हैं, ये उनको लेते हैं। टेकिंग पेमेंट्स, उस कस्टमर से पेमेंट लेते हैं। मेकिंग ड्रिंक्स, यानी यहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह बनाते हैं, यानी कॉफ़ी वगैरह बनाते हैं। प्रिपेयरिंग फूड्स इन द किचन, यानी कि किचन में ये सारी चीज़ें करते हैं, यानी जितनी भी टास्क है उसमें कस्टमर्स का ऑर्डर लेना, उनसे पेमेंट लेना, उनके लिए ड्रिंक्स वगैरह बनाना जिसमें कॉफ़ीज़ भी आती है और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, या और जो मतलब पिज़्ज़ास वगैरह हैं उसको प्रिपेयर करना, यानी इनके किचन में ये सारी एक्टिविटीज़ होते हैं। एंड क्लीनिंग टेबल्स, यानी ये भी एक एक्टिविटी है ना, जो कि क्लीनिंग टेबल्स यानी टेबल्स को साफ करना। द वर्कर्स एंड द ओनर आर एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट ऑल ऑफ दीज टास्क एज नीडेड, देयरफॉर देयर आर नो स्पेसिफिक जॉब डिस्क्रिप्शन। अच्छा, जैसे कि हमने कोर्स में भी पढ़ा था कि हर बंदे के अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे कि हमने एलिमेंट नंबर 2 में ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के जो एलिमेंट्स पढ़े थे, उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, सबसे पहले पॉलिसी बनाते हैं, पॉलिसी के बाद हम ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज का मतलब भी यही होता है कि हर किसी को अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताना। अभी यहाँ पे, यानी कि टी टाइम जो कैफ़े है, यहाँ पे जो वर्कर्स और ओनर है वो जस्ट ये टॉस्क कंप्लीट कर रहे थे, जो कि इनको लग रहा था कि ये ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे कोई स्पेसिफिक जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं थी कि मतलब किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है या किसका क्या काम है। द वर्क इज़ डिमांडिंग एंड वर्कर टर्न ओवर इज़ हाई। अच्छा, इसलिए मैंने आपको बताया था कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे आएंगी जो ऑलरेडी हमने कोर्स में पढ़े हैं। एग्जाम्पल, यहाँ पे एक लफ्ज़ आया टर्नओवर। मैंने आपको ये बताया था कि टर्नओवर वो होता है कि जब लोग कंपनी में आते हैं और उसको इन्वायरमेंट या वहाँ पे जो काम है वो पसंद नहीं आता, तो वो क्या करते हैं, दोबारा जॉब छोड़ जाते हैं और फिर नए वर्कर्स को हायर करना पड़ता है। इसको कहते हैं टर्नओवर। तो यहाँ पे ज़्यादा जो यहाँ पे जो ऑनर था वो अपने वर्कर से ज़्यादा डिमांड कर रहा था काम का, इस वजह से यहाँ पे जो टर्नओवर था वो ज़्यादा था, हाई था। यानी कि लोग आते थे, कुछ टाइम के लिए जॉब करते थे और फिर कंपनी छोड़ जाते थे, या जो किचन, सॉरी, जो टी टाइम कैफ़े है वो छोड़ जाते थे। अभी ये जो अभी अभी तक हमने पढ़ा ये कंपनी की प्रोफाइलिंग थी, यानी कि हमने कंपनी को देखा कि जो टी टाइम कंपनी है या जो टी टाइम कैफ़े है उसमें क्या हो रहा था, उसमें कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही थी, और इन लोगों का हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में क्या सोचता। अभी जस्ट एक पैराग्राफ से आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसलिए मैंने बताया था कि ऐसे कोर्स के कुछ पॉइंट्स जो है ना वो आपको समझ आएंगे। अच्छा, अभी द कैफ़े, अभी हम दूसरी पैराग्राफ की तरफ जाते हैं। अभी हम कैफ़े के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैफ़े कहाँ पे है या किस जगह पे ये वाक़या था। द कैफ़े एंट्रेंस opens डायरेक्टली इनटू द मेन स्ट्रीट, यानी कि ये जो कैफ़े था, टी टाइम जो कैफ़े था, इनके जो गेट्स थे, सिंपल अल्फाज में, एंट्रेंस ओपन्स डायरेक्टली ऑन टू द मेन स्ट्रीट, यानी कि इनके जो गेट्स थे जहाँ से लोग आ रहे थे वो एक मेन स्ट्रीट, एक गली की तरफ था जहाँ से लोगों का आमतौर पर आमद-ओ-रफ्त होता है। इस कंपनी की इनसाइड, यानी कि इनसाइड कस्टमर क्यू अलोंग साइड अ काउंटर वाइल रीडिंग द मेन्यू, यानी इसका जो गेट था ये बाहर स्ट्रीट की तरफ था जहाँ से लोग डायरेक्टली इसमें एंटर हो रहे थे,
और कैफे के अंदर जो कस्टमर थे वो कतारों में खड़े थे काउंटर के साथ ही, और मेन्यू को रीड कर रहे थे। यानी कि वहाँ पे मेन्यू की रीडिंग होती थी। वहाँ पे ये फूड्स वगैरह के मेन्यू को देखते थे, किसके लिए, ताकि वो अपना ऑर्डर प्लेस करे, देन प्लेस देयर ऑर्डर विद द वर्कर। यानी वो मेन्यू को रीड करने के बाद वो अपना ऑर्डर्स प्लेस कर रहे थे। एंड पे, एंड वहाँ पे फिर वो पेमेंट करते थे। जिस तरह आमतौर पर भी ये चीज़ आप इधर भी देखते हैं कि आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप कतार में खड़े होते हैं। यानी KFCs वगैरह में, या जहाँ भी आप गए होंगे तो आपने देखा होगा कि आप कतार में खड़े होते हैं। उसके बाद फिर जब आपकी बारी आती है, आप मेन्यू से ऑर्डर प्लेस करते हैं और फिर उनको पे करते हैं, जो वहाँ पे वर्कर्स खड़े होते हैं। द ऑर्डर इज पास्ड टू वन ऑफ द वर्कर बिहाइंड द काउंटर। यानी कि वहाँ पे काउंटर के उस तरफ, यानी कि काउंटर के पीछे जो बंदा खड़ा होता है, यानी जो वर्कर्स खड़ा होता था, फिर ऑर्डर उनके पास जाता था। आमतौर पर ऐसे ही होता है, जब आप देखते हैं ऐसे ही होता है। बिहाइंड द काउंटर हु मेक्स हॉट एंड कोल्ड ड्रिंक, यानी कि जिनको ऑर्डर रिसीव होता था वो वहाँ पे हॉट एंड कोल्ड ड्रिंक्स भी बनाता था, यानी कि कॉफ़ीज़ वगैरह या जूसेस वगैरह भी बनाता था। एंड सर्व फूड, उसके बाद वो फूड को सर्व करता था। कस्टमर वेट एट द एंड ऑफ काउंटर टू कलेक्ट देयर फूड एंड ड्रिंक्स। और कस्टमर्स क्या करते थे, वो वेट करते थे एंड ऑफ द काउंटर, यानी काउंटर के एंड साइड पर वो वेट कर रहे थे अपनी फूड्स की कलेक्शन का, टू कलेक्ट देयर फूड्स एंड ड्रिंक्स एंड कैरी देम टू अ टेबल। उसके बाद फिर वो जब खाना वगैरह उठाते थे और टेबल पर बैठ जाते थे, यानी कि उसको टेबल तक ले जाते थे। अच्छा, टेबल्स देयर आर टेबल्स विद द चेयर अवेलेबल ऑन द ग्राउंड लेवल। जैसे कि स्टार्ट में हमने बताया कि ये 3 फ्लोर का था, यानी कि फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर। यानी यहाँ पे टेबल्स और चेयर अवेलेबल थे ग्राउंड लेवल पर भी। ग्राउंड लेवल जहाँ से वो एंटर होते थे, ग्राउंड लेवल सबके, यानी कि जो ज़मीन के ऊपर जो लेवल होता है, अब इतना तो हर किसी को पता होगा, सबसे पहले ग्राउंड लेवल होता है, फिर उसके बाद फर्स्ट फ्लोर होता है और सेकंड फ्लोर होता है। एंड देयर इज एडिशनल सीटिंग ऑन द फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर या सेकंड लेवल्स, कि उसके अलावा सीटिंग के लिए, यानी कि बैठने के लिए फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर भी चेयर्स और टेबल मौजूद थी, विच कैन ओनली बी असेस्ड वे नैरो स्टीव स्टीव स्टेयर्स। यानी कि फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर तक जाने के लिए जस्ट एक ही रास्ता था, जो कि बहुत तंग रास्ता था, और वो स्टेयर्स थी। यानी कि एक तंग रास्ता बनाया हुआ था, जैसे कि उसने ऑलरेडी बताया कि ये एक ओल्ड बिल्डिंग में ये कैफ़े बनी हुई थी। तो इस वजह से, यानी फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर तक जाने के लिए एक तंग रास्ता बना हुआ था, जो कि स्टेयर के जरिए आप वहाँ जा सकते थे। द ऑनर हैज़ एन ऑफिस ऑन द सेकंड लेवल, यानी कि ऑनर का जो ऑफिस था वो सेकंड फ्लोर पर था। There is a small kitchen on the ground level that contains equipment for basic food preparation। यानी कि जो ऑनर का ऑफिस था वो सेकंड फ्लोर पे था, जो किचन था वो ग्राउंड फ्लोर पे था, जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के इक्विपमेंट्स रखे हुए थे फूड प्रिपरेशन के लिए या फूड वगैरह बनाने के लिए। उसमें क्या क्या चीज़ें थी, जिसमें एक कमर्शियल डिश वॉशर था, एंड कमर्शियल डिश वॉशर की जहाँ पे वो डिश, यानी कि बर्तन वगैरह धोते हैं, वहाँ पे एक कमर्शियल डिश वॉशर था किचन में। एंड अ कप बोर्ड कॉन्टेनिंग क्लीनिंग मटेरियल, यानी एक वहाँ पे अलमारी लगी हुई थी जहाँ पे क्लीनिंग मटेरियल्स, यानी कि उस कपबोर्ड या उस किचन को साफ करने के लिए मुख्तलिफ मटेरियल्स रखे गए थे उस कपबोर्ड, उस अलमारी में। दिस क्लीनिंग मटेरियल इंक्लूड्स बॉटल ऑफ डिसइंफेक्टेंट इरिटेंट, यानी डिसइंफेक्टेंट या इरिटेंट। डिसइंफेक्टेंट किसको कहते हैं, यानी कि उस अलमारी में जो मटेरियल्स रखे थे उसमें डिसइंफेक्टेंट के बॉटल्स रखे हुए थे। डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं, यानी कि आपने भी मुख्तलिफ चीज़ें दी, जैसे कि वो शीशे वगैरह साफ करते हैं, उस बोतल में एक स्प्रे लगी होती है। इसी तरह के मुख्तलिफ बॉटल्स रखे हुए थे मुख्तलिफ चीज़ों को या क्लीनिंग्स या किचन के सरफेसेस क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए। फॉर क्लीनिंग द किचन एंड सरफेसेस इन द कैफ़े, यानी कि जो वहाँ पे एक कबर्ड दी, स्टार्ट में से ये कि जो अ, हम दोबारा इधर से रिपीट करते हैं
कि ऑनर का जो ऑफिस था वो सेकंड फ्लोर पे था, और इसमें एक छोटा सा किचन था जो कि ग्राउंड फ्लोर पर था, और उसमें मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स रखे गए थे जिसके थ्रू वो फूड प्रिपरेशन करते थे या खाने वगैरह तैयार करते थे। और उस किचन में एक कमर्शियल डिश वॉशर था, और वहाँ पे एक अलमारी लगी हुई थी जिसमें मुख्तलिफ किस्म की क्लीनिंग मटेरियल रखे हुए थे, और उन क्लीनिंग मटेरियल्स में कुछ बॉटल्स थे जिसमें डिसइंफेक्टेंट, यानी कि कुछ बॉटल्स ऐसे रखी थी जिसके ज़रिए वो किचन और किचन का जो सरफेस है या जो फ्लोर्स वगैरह है या जो वहाँ पे जो किचन इस्तेमाल होता था उसके मुख्तलिफ सरफेसेस उनसे वो साफ करते थे। और क्या था उसमें, एंड डिटर्जेंट जो कि करोसिव जो कि केमिकल्स होते हैं, यानी वहाँ पे कुछ बोतल्स में केमिकल भी रखे हुए थे फॉर द कमर्शियल डिश वॉशर, यानी कि जिससे वो कमर्शियल डिश वॉशर यानी कि जो डिश वॉशर था वो साफ कर रहे थे, यानी कि ये केमिकल थे कुछ जिसकी जिसके ज़रिए वो जो डिश वॉशर था वो साफ कर रहे थे या क्लीन कर रहे थे। अच्छा, जहाँ पे किसी का भी कोई क्वेश्चन हो, आपके सामने एक रिएक्शन बटन भी होगा इसमें जूम ऐप में, उस पर अगर आप रिएक्ट करेंगे इस तरह हाथ खड़ा करेंगे, राइज योर हैंड लिखा होगा उस पर, तो उसे मुझे पता चल जाएगा, मैं रुक जाऊंगा, वहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि यहाँ पे मुझे समझ नहीं आई या इसका क्या मतलब है, तो आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसा कि स्टार्ट में हमने बताया कि इसमें 4 वर्कर जो है वो फुल टाइम वर्कर्स हैं, दो जो है ना वो पार्ट टाइम वर्कर है, उसमें एक क्लीनर है। अभी क्लीनर के बारे में, यानी कि जो सफाई करने वाला होता है, द क्लीनर वर्क्स डेली फ्रॉम 18 to 21 आफ्टर द कैफे हैज़ क्लोज्ड, यानी कि वो जो क्लीनर था, जो सफाई वाला था, वो डेली बेसिस पर काम कर रहा था 6 बजे से लेकर, यानी कि 6 बजे से लेकर 9 बजे तक, सही है। 6 बजे से वो 9 बजे तक, यानी 3 घंटे का वो काम करता था सफाई का इस कैफ़े में, जब कैफ़े क्लोज होती थी, बंद होती थी, यानी कि 6 बजे जो है ना वो कैफ़े क्लोजिंग टाइम था। उसके बाद वो क्लीनर आ जाता था और 3 घंटे 9 बजे तक वो सफाई करता था। दे आर एन एक्सपीरियंस्ड, यानी कि जो क्लीनर था वो एक एक्सपीरियंस यानी कॉम्पिटेंट पर्सन था, यानी कॉम्पिटेंट क्लीनर था। अभी इधर आपको पता चल गया ना कॉम्पिटेंट के, जो हमने KATE वाला जो फार्मूला आपको बताया था कि कॉम्पिटेंट वो होता है जिनके पास अपनी फील्ड के लिहाज से या अपनी फील्ड के हवाले से उनके पास नॉलेज होता है, उनके पास एक्सपीरियंस होती है, उनके पास ट्रेनिंग होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्पिटेंट पर्सन कहते हैं। तो ये भी एक कॉम्पिटेंट क्लीनर था। क्यों कॉम्पिटेंट था अभी पता चल जाएगा। हैविंग वर्क फॉर टी टाइम फॉर 6 years, यानी कि इस टी टाइम कैफे में वो 6 सालों से काम कर रहा था, या 6 सालों से वो काम किया था, तो इस वजह से भी ये एक्सपीरियंस भी था, यानी कि कॉम्पिटेंट पर्सन था। टी टाइम हैज़ प्रोवाइडेड द क्लीनर विद अ मोबाइल टेलीफोन टू कॉल द ओनर एट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ ईच शिफ्ट, यानी कि टी टाइम ने क्लीनर को एक मोबाइल प्रोवाइड किया था ताकि वो ऑनर को कॉल करे कि जब वो काम स्टार्ट कर रहे हैं या उनका जो काम है वो ख़त्म हो गया, हर दिन डेली बेसिस पर। यानी कि टी टाइम ऑर्गेनाइजेशन ने या ऑनर ने उसको एक मोबाइल दिया था कॉल करने के लिए कि वो ऑनर को कॉल कर सकते हैं जब उनका काम स्टार्ट हो, यानी कि जब वो 6 बजे वो आए तब भी वो ऑनर को कॉल करेगा, और जब इसका काम ख़त्म हो जाए तब भी वो ऑनर को बताएगा कि काम ख़त्म हो गया। This call is conducted as a part of the safety arrangements, यानी कि ये कॉल जो है ना ये इसलिए कंडक्ट किया था या मोबाइल इनको इसलिए प्रोवाइड किया था, ये सेफ्टी अरेंजमेंट, यानी ये इनके मतलब ये सेफ्टी अरेंजमेंट के एज अ पार्ट ऑफ सेफ्टी अरेंजमेंट ये यूज़ कर रहे थे ताकि उनको अगर उस क्लीनर को अगर कोई मसला है तो वो ऑनर से शेयर करे, एंड सो दैट द ऑनर कैन कीप ट्रैक ऑफ द क्लीनर्स वर्किंग आवर्स। लेकिन यहाँ पे जो इस कैफ़े में, यानी कि टी टाइम कैफ़े में जो ऑनर था उनका जो मैक्सिमम फोकस था, यानी कि जो ज़्यादा फोकस था वो बिजनेस के ऊपर था, यानी वो हेल्थ एंड सेफ्टी का तो रिस्पॉन्सिबल था यहाँ पे, लेकिन इनका जो फोकस था वो ज़्यादा, यानी कि ये प्रायोरिटी किसको दे रहा था, बिजनेस को दे रहा था या प्रॉफिट को दे रहा था। इससे पता चल जाता है कि
जब इसको यानी कि सो दैट द ओनर कैन कीप ट्रैक ऑफ द क्लीनर वर्किंग आवर्स, यानी कि ये इसके ज़रिए जब वो उनको कॉल करता था तो ओनर को पता चल जाता था कि ये अभी क्लीनर आया है और अभी गया है, यानी इसके जो वर्किंग आवर्स थे वो भी वो काउंट कर रहे थे या उसको ट्रैक कर रहा था। During these calls, the owner checks on the cleaner's well-being and updates them on any news from the team. यानी कि इस कॉल के दौरान जो क्लीनर उनको कर रहा था, द ओनर चेक्स ऑन द क्लीनर्स वेल-बीइंग, यानी कि क्लीनर्स का भी वो ख्याल रख रहा था, उनकी वेल-बींग्स का ख्याल रखता है, एंड अपडेट्स देम, और उसको अपडेट कर रहा था ऑन एनी न्यूज़ फ्रॉम द टीम, तो मतलब टीम की तरफ से कोई भी न्यूज़ हो तो उसके बारे में वो अपडेट कर रहा था। अच्छा Avi, the cleaner recently developed dermatitis on their hands and arms from the cleaning material they use at the cafe. अभी अभी जो क्लीनर था मीन्स की जो सफाई का काम कर रहा था, उसे डर्माटाइटिस हुआ। किस जगह पर? यानी बाजू पर और हाथ पर। इसके बारे में भी हमने एलिमेंट्स आई थिंक 3 में पढ़ा था, डर्माटाइटिस का, जो कि डर्माटाइटिस जैसे आप उसमें पिक्चर में भी देखा था, यानी कि ये एक किस्म का हाथ में जब डर्माटाइटिस होता है ना, तो पिक्चर में भी आपने देखा होगा। तो यानी ये केमिकल की यूज़ करने से होता है। इनके आर्म्स पर भी हुआ, यानी कि इनके बाजू पर भी हुआ और इनके हाथ पर भी हुआ, जो कि केमिकल्स टच होने से या केमिकल्स के सामने जब आप एक्सपोज होते हैं या ज़्यादा काम करते हैं तो वो डर्माटाइटिस होता है, यानी कि एक किस्म का एलर्जी टाइप होता है जिससे वो स्किन काफ़ी ख़राब हो जाता है। तो ये इनको हुआ क्लीनर्स को। They raised these issues with the owner during one of the phone calls and explained that they have also run out of protective gloves. यहाँ पे आप पीपीईज के बारे में भी थोड़ा देखेंगे, यानी कि जब इनको डर्माटाइटिस हुआ इनके हैंड और आर्म्स पर, इनके बाजू पर और इनके हाथ पर, तो ये इसने ऑनर को बताया एक कॉल के दौरान, और उसको एक्सप्लेन किया कि मुझे डर्माटाइटिस हुआ है, और उनको ये भी बताया कि जो प्रोटेक्टिंग ग्लव्स है वो भी ख़त्म हो चुके हैं। However, as nothing was done as a result of this discussion, यानी कि उनको ऑनर की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आई, ना ही इनकी हेल्थ के हवाले से, यानी कि इनको डर्माटाइटिस हुआ था, ना ही कि जिनके पास जो पीपीज प्रोटेक्टिव जो ग्लव्स थे वो ख़त्म हुए थे, उस पर ऑनर ने कोई एक्शन नहीं लिया। दिस फ्रस्ट्रेटेड द क्लीनर एंड दे रिजाइन फ्रॉम देयर जॉब, यानी कि वर्कर जो है ना वो फ्रस्ट्रेटेड, यानी कि वो गुस्सा हुआ और उसने जॉब से रिजाइन दिया। उसके बाद द ओनर इज नाउ ट्राइंग टू फाइंड अ न्यू क्लीनर टू रिप्लेस दैम, यानी इसके बाद ओनर ने ट्राई करना स्टार्ट कर दिया कि वो किसी और नए क्लीनर्स को हायर करे ताकि उसकी जगह वो काम करे। एज अ टेम्परेरी मेजर, some tea time worker are having to work late at the cafe to carry out basic cleaning, यानी कि टेम्परेरी तौर पर वहाँ पे मौजूद टी टाइम कैफ़े में जो वर्कर्स थे, और हैविंग टू वर्क लेट एट द कैफ़े, यानी कि जब उनका काम ख़त्म हो जाता था, जब कैफ़े क्लोज होती थी, तो वो जब जस्ट बेसिक क्लीनिंग कर रहे थे, सफाई कर रहे थे। However, cleaning standards are noticeably declining, यानी यहाँ पे जो क्लीनिंग के जो स्टैंडर्ड्स थे वो ऑलमोस्ट डिक्लाइन की या डिक्लाइन किए गए ऑनर की तरफ से, यानी ऑनर की तरफ से अभी तक कोई एक्शन नहीं आया। इवन के ऊपर हमने पढ़ा कि द ऑनर इज़ नाउ ट्राइंग, यानी उन्होंने अभी तक हायर नहीं किया है, वो ट्राई कर रहा था। और वहाँ पे कैफ़े में जो सफाई का काम था वो यही लोग कर रहे थे जो ऑलरेडी इसमें जॉब करते थे, लेट टाइम वो कुछ बेसिक सफाई वगैरह वो कर रहे थे। अच्छा, अब हेल्थ एंड सेफ्टी अरेंजमेंट के हवाले से इस सिनेरियो में आप देखेंगे कि इसमें यानी कि हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर ऑलमोस्ट नेगेटिव है। अभी हम हेल्थ एंड सेफ्टी के जो अरेंजमेंट्स है उसके बारे में पढ़ते हैं कि इन्होंने इस ऑनर ने हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए क्या किया था इससे पहले। द ऑनर हैज़ नो फॉर्मल हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग, यानी कि जो ऑनर होता उनके पास खुद भी कोई हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग नहीं थी, यानी उनको HSC हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में कोई पता नहीं था। दे बिलीव दैट
कस्टमर सर्विस इज द टॉप प्रायोरिटी व्हेन द कैफे इज बिजी। यानी ये इनको लग रहा था या ये इनका बिलीव था कि कस्टमर सर्विस जो है ना वो मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी है जब कैफे बिजी होता है। बिजी होता है कि कस्टमर ज़्यादा होते हैं, तो उनकी प्रायोरिटी में बिजनेस, यानी कि ये बिजनेस को प्रायोरिटी दे रहा था। एंड दैट हेल्थ एंड सेफ्टी कैन बी प्रायोरिटाइज लेटर। यानी कि वो कह रहा था कि हेल्थ एंड सेफ्टी को हम बाद में देखेंगे, सिंपल वर्ड में। 4 years अगो, यानी कि 4 साल गुजरने के बाद, they hired a health and safety consultant for 2 weeks to carry out the following work। यानी कि 4 साल बाद उसने क्या किया, ओनर ने एक हेल्थ एंड सेफ्टी कंसल्टेंट को हायर किया 2 हफ्तों के लिए, जिसने क्या किया, प्रिपेयर अ हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। उसने हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी बनाई। कैरी आउट रिस्क असेसमेंट, उन्होंने रिस्क असेसमेंट किया। किसके लिए, रिस्क केमिकल्स के लिए। वहाँ पे जो स्पेशल केस वर्कर है जो कि रिस्क में थे उनके लिए रिस्क असेसमेंट बनाई। अभी ये भी हमने पढ़ा है कि रिस्क असेसमेंट में हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं, वो भी एलिमेंट्री में हमने पढ़ा। एंड मैनुअल हैंडलिंग के लिए उसने रिस्क असेसमेंट, यानी उसने एक रिस्क असेसमेंट की जिसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड की है। केमिकल्स, स्पेशल केस वर्कर्स एट रिस्क एंड मैनुअल हैंडलिंग। फिर क्या किया, क्रिएट सेफ सिस्टम ऑफ वर्क फॉर कोर एक्टिविटीज एंड लोन वर्किंग। यानी उन्होंने क्या किया कि एक सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डॉक्यूमेंट बनाया, एक सेफ मेथड बनाया। किसके लिए, कोर एक्टिविटीज, यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन की या इस कैफे के जो मेन एक्टिविटीज थी उसके बारे में, और लोन वर्किंग के बारे में भी उसने एक सेफ सिस्टम या सेफ मेथड बनाया। ये भी हमने सेफ सिस्टम ऑफ वर्क में पढ़ाया ऑलरेडी। उसके बाद द ओनर साइन द हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी स्टेटमेंट एंड पिन इट टू अ नोटिस बोर्ड इन द किचन। ये जो पॉलिसी बनाई हेल्थ एंड सेफ्टी कंसल्टेंट ने, उसके बाद ओनर ने साइन किया और उसको किचन के नोटिस बोर्ड पर लगा दिया। ओवर टाइम, कुछ टाइम के बाद, दिस हैज़ बीन कवर्ड अप विद द अदर डॉक्यूमेंट एंड पोस्टर। यानी कि ये जो पॉलिसी नोटिस बोर्ड पर लगाई थी, कुछ टाइम बाद इस ये पॉलिसी कवर्ड हुई, यानी कि उसके ऊपर कोई और डॉक्यूमेंट्स लगाए या कुछ पोस्टर लगाए, जिसकी वजह से वो फिर हाइड हो गई जो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी थी। वाइल द कंसल्टेंट वॉज ऑन साइट, कि जब कंसल्टेंट साइट पर था यानी कि इस कैफे में था, वर्कर्स टोल्ड देम दैट देयर हैड बीन अ हाई नंबर ऑफ एक्सीडेंट एंड नियर मिसेस एट द कैफे। यानी कि वर्कर्स ने उसे बताया कि यहाँ पे, यानी कि बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं और नियर मिसेस होते हैं इस कैफे में। दीज इंक्लूडेड फ्रीक्वेंट फॉल्स, जिसमें फॉल एंड ट्रिप्स शामिल है। यानी कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है ना वो सीढ़ियों में यानी कि स्टेयर्स में गिरते हैं, या वहाँ पे ट्रिप हो के या फॉल हो के गिरते हैं। टू एड्रेस दिस इशू, यानी इस इशू को एड्रेस करने के लिए सॉल्व कर, द कंसल्टेंट पुट hold the handrail sign at the top of the board at the top and the bottom of the stairs। यानी कि इस इशू को मद्देनजर रखते हुए या इस इशू को देखते हुए हेल्थ एंड सेफ्टी कंसल्टेंट ने कुछ साइन लगा दिए, हैंड्रेल के साइन लगा दिए। अभी मैं आपको बताता हूँ कि हैंड्रेल साइन कैसे, होल्ड द हैंड्रेल साइन। अच्छा, हैंड्रेल क्या होते हैं, आपने कई जगहों पे देखे होंगे ना, स्टेयर के साथ हैंड्रेल लगी होती है जिसको पकड़ के आगे जाना होता है। तो कई जगहों पे फिर वो नहीं होती, तो उसने, यानी कि वहाँ पे मौजूद जो स्टेयर थे इस कैफ़े में, वहाँ पे हैंड्रेल्स तो थे, लेकिन इन्होंने क्या किया कि स्टेयर के टॉप और बॉटम पर, यानी कि स्टेयर्स के नीचे और ऊपर दोनों जगहों पे होल्ड द हैंडरेल साइन लगा दिए। यानी कि जब आप इस पे उतरेंगे या सीढ़ियों पर चढ़ेंगे तो आपने हैंडरेल को पकड़ के जाना है। ये साइन लगा दी वहाँ पे। When the consultant checked the accident book, उसके बाद जब कंसल्टेंट ने एक्सीडेंट बुक या एक्सीडेंट लॉग चेक किए, दे फाउंड नो रिटर्न एंट्रीज, यानी वहाँ पे कोई भी एक्सीडेंट नहीं लिखा हुआ था। किसी किस्म के एक्सीडेंट वहाँ पे नोट नहीं की गई थी, ना कोई नियर मिस ना कोई एक्सीडेंट। द कंसल्टेंट आल्सो ट्राई टू सेट अप अ हेल्थ एंड सेफ्टी कमिटी, यानी कि जो हेल्थ एंड सेफ्टी कंसल्टेंट था उन्होंने ट्राई किया कि वो एक हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी बनाए
However, there was no interest from the owner and also from the workers. यानी कि इस बात पर भी ओनर की तरफ से या वर्कर्स की तरफ से कोई इंटरेस्ट शो नहीं हुआ। एंड ओनली वर्ल्ड मीटिंग वॉज हेल्ड, यानी कि जस्ट एक ही हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी की जो मीटिंग्स थी वो रखी गई या कंप्लीट की गई। द कंसल्टेंट carried out a half day health and safety training session for all workers, यानी कि जो कंसल्टेंट था उसने एक हाफ डे हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग सेशन रखा तमाम वर्कर्स के लिए। However, due to a high work turnover, only two of those workers trained still work at the tea time, यानी कि ज़्यादा टर्नओवर की वजह से, हाई टर्नओवर की वजह से जस्ट दो लोग वहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने अटेंड किया उस मीटिंग को। Although the training was intended to be given as an induction to all new workers, और उन्होंने ये भी बताया कि ट्रेनिंग वॉज इंटेंडेड टू बी गिवन, कि जो भी इसमें यानी कि यहाँ पे जितनी भी नए वर्कर्स आएंगे या जो न्यू स्टार्टर्स है या जो न्यू हायर्स है उसको एक इंडक्शन ट्रेनिंग दी जाएगी। इट हैज़ नॉट बीन रिपीटेड, यानी कि जो रिपीट नहीं हुआ बाद में, यानी कि जब भी न्यू वर्कर्स आते थे जैसे कि हमने ऊपर देखा, यानी कि ये भी रिपीट नहीं हुआ। उसने ऑलरेडी कंसल्टेंट ने तो बता दिया कि जितनी भी नई वर्कर्स आएंगे उसको लाजमी तौर पर इंडक्शन ट्रेनिंग देंगे, बट इट हैज़ नॉट बीन रिपीटेड, जो कि अगर नए वर्कर्स आती भी तो उसको इंडक्शन ट्रेनिंग नहीं मिली बाद में। 3 workers इंक्लूडिंग द क्लीनर वर सेंट फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड फर्स्ट एड ट्रेनिंग। 3 वर्कर्स जिसमें क्लीनर्स इंक्लूडिंग द क्लीनर, जिसमें क्लीनर्स भी था, उसको इमरजेंसी ट्रेनिंग के लिए और फर्स्ट एड के लिए भेजा गया। दिस ट्रेनिंग हैज़ बीन रिपीटेड एनुअली, यानी कि ये जो इमरजेंसी ट्रेनिंग है यानी कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स ट्रेनिंग एंड फर्स्ट एड ट्रेनिंग है, ये क्या होगा, एनुअली ये रिपीटेड, यानी कि ये हर साल होता था या हर साल होगा। अच्छा, अ न्यू वर्कर, अभी ये जो कैफ़े है ना एक न्यू वर्कर्स को हायर करेगी ड्यूरिंग अ बिजी हॉलीडे सीजन, यानी कि जैसे कि हमने बताया कि हॉलीडेज पर या वीकेंड्स पर ज़्यादा रश होता है इस तरह के मकामात पर। द वेदर इज़ कोल्ड एंड रेनी, यानी कि एक ड्यूरिंग द बिजी हॉलीडे, यानी कि एक एग्जांपल के तौर पर हम संडे ले लेते हैं कि एक संडे पर वेदर भी यानी कि कोल्ड वेदर था, सर्दी का मौसम था और बारिश हो रही थी। मैनी ऑफ द वर्कर और एबसेंट फ्रॉम द वर्क ड्यू टू अ सिकनेस, यानी जो कैफ़े टी टाइम का जो कैफ़े है इनके जो वर्कर्स थे ज़्यादातर एबसेंट थे सिकनेस की वजह से, यानी कि जब मौसम ख़राब होता है तो ज़्यादातर लोग बीमार होते हैं जिस वजह से वो जॉब पर नहीं आए थे या काम पर नहीं आए थे। वर्कर एक्स हु इज़ 17 years ओल्ड, अभी वर्कर एक्स का जस्ट यहाँ पे नाम दिया है, यानी कि एक वर्कर जो कि 17 साल का था, 17 years ओल्ड है। अभी इधर से आपको पता चल जाएगा जो कि हमारा कोर्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि IG1 कोर्स से ही IG1 का पेपर आता है। अभी हमने वल्नरेबल ग्रुप के सेशन में हमने पढ़ा था, उसमें अंडर एज का भी हमने जिक्र किया था कि उनके लिए आप किन किन चीज़ों से वो आप मना कर सकते हैं या उनको अवॉइड कर सकते हैं, यानी कि जो अंडर एज है वो भी हमारे पास वल्नरेबल ग्रुप में कंसीडर होते हैं। तो वर्कर एक्स, जिसको जस्ट एक्स का नाम दिया हुआ है सिनेरियो में, वर्कर एक्स हु इज 17 years ओल्ड, जो कि 17 साल का था, वॉक्स इन टू द कैफे एंड आस्क इफ देयर इज एनी वर्क अवेलेबल, यानी कि एक 17 साल का लड़का जो कि वहाँ पे आया कैफे में और पूछा कि यहाँ पे कोई काम है। दे हैव नो प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री, यानी कि उनके पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं था, इससे पहले इसने इस तरह के इंडस्ट्रीज़ में या कैफ़े में काम नहीं किया हुआ था। वो पता उनकी 17 years ओल्ड थी, 17 years एज से ही उनका पता चल जाता है कि वो इनएक्सपीरियंस बंदा था। बट
The owner is stressed as a result of the large number of customers and decided that they will hire worker X. यानी कि वो इनएक्सपीरियंस भी था, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं थी इस तरह के, पहले इन्होंने काम नहीं किया होता। लेकिन ऑनर एज अ रिजल्ट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर, यानी कि वहाँ पे हॉलीडे था, कस्टमर बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स की वजह से ऑनर ने ये डिसाइड किया कि वो वर्कर एक्स को हायर करे, एंड दैट दे कैन स्टार्ट एज अ टेम्परेरी वर्क इमीडिएटली, ताकि वो काम जल्दी स्टार्ट करे। द ओनर फाइंड्स अ स्टैंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, यानी उनके, उसने क्या किया कि ऑनर ने एक स्टैंडर्ड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ साइन किया, एंड बोथ द ओनर एंड वर्कर एक्स साइन एंड डेटेड, यानी कि उनके ऊपर ऑनर और जो वर्कर एक्स था जो कि 17 साल का था, इन दोनों ने साइन किया और उसके ऊपर डेट लिखी, यानी डेटेड। उसके बाद जब इन्होंने वर्कर एक्स जो कि 17 साल का था उन्होंने हायर किया, उसके बाद द ओनर इंट्रोड्यूसेस देम टू द टीम, यानी कि वो टीम के साथ उसकी इंट्रोडक्शन की, एंड हैज़ वर्कर एक्स बिगिन वर्किंग इमीडिएटली। उसके बाद वर्कर एक्स जो कि 17 साल का, वर्कर एक्स आपने जहन में रखना है, ये जो यानी एक्स उसने नाम दिया हुआ है, उसने कहा बिगिन वर्किंग इमीडिएटली। अच्छा, द ओनर क्विकली टेल्स वर्कर व्हाट देयर टास्क आर, यानी कि ओनर ने उनकी बताया कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कौन कौन से काम आपने करने हैं, जिसमें क्लियरिंग टेबल्स एंड क्लीनिंग देम विद अ डिस इन्फेक्टेंट, यानी कि उसने उनको बताया कि आपने टेबल साफ करने हैं किस चीज़ से, जैसे कि हमने बताया कि वहाँ पे मौजूद जो स्प्रे बॉटल्स यानी डिसइंफेक्टेंट जो बॉटल्स वगैरह जो मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया उससे, यूजिंग द डिश वॉशर इन द किचन। और उसने पहले बताया कि आपने टेबल्स की क्लीनिंग करनी है या क्लियर करने हैं, और आपने डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करते हुए जो डिश वॉशर है किचन में उसको साफ करना है, एंड रिटर्निंग द क्लीन आइटम्स फ्रॉम द डिशवॉशर टू द किचन एंड ड्रिंक मेकिंग एरिया, कि जब आप उसको साफ करते हैं वो सारे आइटम्स आपने क्या करना है, दोबारा वापस लेके आना डिशवॉशर से निकाल के वहाँ पे रखना है, यानी जहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह बनती है या जहाँ पे बर्तन वगैरह रखने की जगह होती है। The owner tells worker X that the most important safety rules are no more than one person at a time on the stair, यानी कि ओनर ने वर्कर एक्स को, द ओनर टेल्स वर्कर एक्स दैट द, यानी कि वर्कर, ओनर ने वर्कर को बताया वर्कर एक्स को कि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सेफ्टी रूल ये है कि जब भी स्टेयर पर कोई दूसरा बंदा होगा या स्टेयर में जस्ट एक ही बंदा जा सकता है, जैसे कि हमने बताया नैरो का, ऊपर का लफ्ज जो था ना नैरो, यानी कि बहुत तंग रास्ता था, कि जस्ट एक ही बंदा वन टाइम इस स्टेयर से जा सकता है, यानी दूसरा अगर एक बंदा ऑलरेडी जा रहा है तो दूसरा बंदा नहीं आ सकता, यानी यहाँ पे जस्ट एक सिंपल हेल्थ एंड सेफ्टी रूल ये था, ऑलवेज होल्ड द हैंड रेल ऑन द स्टेयर। और दूसरा उनको बताया कि जब भी आप ऊपर जाते हैं सीढ़ियों के ज़रिए, स्टेयर के ज़रिए या नीचे आते हैं, तो आपने हैंड रेल लाजमी तौर पर पकड़ने हैं। क्लीन अप एनी स्पिल्स, यानी कि कोई भी अगर वहाँ पे स्पिलेज है या कोई भी लीकेज है तो उसको भी आपने, या कोई पानी वगैरह है या कोई मटेरियल वहाँ पे गिरे तो आपने उसको साफ करना है। स्टैक ग्लासेस एंड क्रॉकरी केयरफुली इन द डिशवॉशर टू अवॉइड ब्रेकेजेस, यानी कि उसको तीन चीज़ें बताई। सबसे पहले उनको बताया कि अगर एक बंदा स्टेयर्स पे ऑलरेडी मौजूद है या एक ही बंदा जा सकता है। दूसरा उन्होंने बताया कि जब भी आपने ऊपर जाना है या नीचे आना है स्टेयर के ज़रिए तो आपने हैंड रेल्स पकड़ने हैं। और तीसरी बात उनको बताई कि जहाँ जितनी भी मटेरियल या जो भी स्पिलेजेस वगैरह है या जो भी, जैसे कि फ्लोर पर अगर कोई चाय गिरी है, कोई कॉफ़ी गिरी है या कोई जूस वगैरह गिरा है तो आपने उसको साफ करना है। फिर उसको बताया कि स्टैक ग्लासेस एंड क्रॉकरी केयरफुली, यानी कि आपके, यानी कि जिस चीज़ के थ्रू, यानी ज़ाहिरी बात है जब आपको कोई ऑर्डर लेकर आता है तो उसमें ग्लासेस क्रॉकरी मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें उसमें वो कैरी करते हैं, यानी कि ग्लासेस, या आपको जब
ट्रे वगैरह में कोई चीज़ लेकर आते हैं, तो उसने उसको बताया कि जो ग्लासेस या और जो क्रॉकरी का सामान है ना, वो केयरफुल आपने डिश वॉशर तक लेके आना है ताकि कोई भी ब्रेकेजेस यानी कोई चीज़ ना टूटे। द ओनर शोज वर्कर एक्स हाउ टू स्टार्ट द कमर्शियल डिश वॉशर। उसके बाद ओनर ने वर्कर एक्स को दिखाया, वर्कर एक्स को बताया कि डिश वॉशर आपने यूज़ कैसे करना है और कैसे उसको स्टार्ट करना है, क्योंकि वो ऑटोमेटेड था। एंड वेयर टू फाइंड द डिटर्जेंट, और कहाँ पे डिटर्जेंट यानी कि जो केमिकल्स है जिसे डिश वॉशर साफ होता है वो कहाँ पे रखे, उनको ये भी बताया। द डिटर्जेंट बॉटल हैज़ अ वार्निंग सिंबल ऑन इट, यानी कि जो डिटर्जेंट जो केमिकल्स की बॉटल थी जिसके थ्रू वो डिश वॉशर को साफ कर रहे थे, उसके ऊपर एक सिंबल बनी हुई थी, यानी कि वार्निंग सिंबल बनी हुई थी। जैसे कि हमने कोर्स में मैन्युफैक्चरर इंफॉर्मेशन के बारे में बताया था कि उस चीज़ के ऊपर मैन्युफैक्चरर जैसे कि मुख्तलिफ केमिकल्स होते हैं जिसके साथ एक शीट आती है जिसको हम MSDS कहते हैं, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। इस तरह हर बॉटल्स के ऊपर भी, जैसे कि अगर आम आप सिरप वगैरह भी देखिए यानी कांसी की सिरप वगैरह भी देखिए, इसका एग्जांपल मैंने पहले भी दिया है कि इसके ऊपर भी मैन्युफैक्चरर इंफॉर्मेशन लिखे होते हैं। सही है। इसी तरह वहाँ पे जो डिटर्जेंट यानी जो केमिकल्स थे या जो केमिकल्स बोतल बॉटल थे उसके ऊपर एक वार्निंग सिंबल थी, यानी एक वार्निंग साइन, उसके ऊपर एक वार्निंग सिंबल या एक वार्निंग पिक्टोग्राम उसके ऊपर बना हुआ था। वार्निंग का मतलब होता है कि इसको आप यूज़ कैसे करेंगे, और अगर ये आपके बॉडी से या आपके स्किन से टच होगी तो क्या नुकसानात इसके हो सकते हैं। इट लुक्स डेंजरस, यानी कि जो सिंबल बनी हुई थी वो खतरनाक किस्म की थी, बट वर्कर एक्स डज नॉट नो व्हाट इट मीन एंड फील्स टू एम्बेरस टू आस्क, यानी कि उसके ऊपर जो सिंबल बनी हुई थी, वार्निंग साइन बनी हुई थी जो कि बहुत खतरनाक थी, लेकिन जो वर्कर एक्स था जो नए नया इस कंपनी में आया था या इस टी टाइम कैफे में आया था, उसको इस चीज़ का पता नहीं था, और वो डर रहे थे कि मैं अगर ओनर से पूछूंगा तो इसके बारे में। द ओनर देन लीव्स वर्कर एक्स एंड रिटर्न टू देयर ऑफिस। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें वर्कर्स को बताई, उसके बाद जो ओनर था वो दोबारा अपने ऑफिस में चला गया जो कि सेकंड फ्लोर पर था। अच्छा, अब इसमें एक एक्सीडेंट होता है द नेक्स्ट डे, यानी कि आज अगर उसने वर्कर एक्स को हायर किया, नेक्स्ट डे क्या हुआ। इट इज़ द लास्ट शॉपिंग डे बिफोर अ नेशनल हॉलीडे एंड द कैफे इज़ वेरी बिजी, यानी कि नेक्स्ट डे जो कि लास्ट डे था शॉपिंग का बिफोर नेशनल डे, यानी कि अभी जो आ रहा है ना, 14 अगस्त आ रहा है पाकिस्तान में, तो इससे पहले यानी एक दिन पहले मीन्स कि 13 अगस्त को, एग्जाम्पल के तौर पर ना, यानी कि ये लास्ट शॉपिंग डे था जो कि वह उस दिन ये जो टी टाइम कैफे था ये बहुत ज़्यादा बिजी था, मीन्स कि बहुत ज़्यादा कस्टमर आ रहे थे। A queue of a tired and stressed customer strategies outside the cafe door and onto the main street where they try to shelter from the rain as they wait, यानी कि the next day before one day of the national day, यानी कि एक दिन पहले, यानी कि शॉपिंग के दिन जहाँ जिस दिन बहुत ज़्यादा लोग शॉपिंग करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे जो था ना वो नेशनल डे था, हॉलीडे था, यानी कि छुट्टी थी बहुत, यानी कि जो कैफ़े था वो बहुत ज़्यादा बिजी था। और वहाँ पे कस्टमर्स के टायर्ड, कस्टमर टायर्ड एंड स्ट्रेस्ड का मतलब होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा थके हुए कस्टमर जो एक दूसरे को खींच रहे थे, यानी कि मतलब जगह बहुत कम थी, वो एक दूसरे को खींच रहे थे ताकि वो क्या करे, जो शेल्टर वहाँ पे था, यानी कि जैसा कि हमने स्टार्ट में बताया कि इसका जो मेन गेट था वो एक स्ट्रीट की तरफ था, तो वो लोग बारिश से बचने के लिए वो शेल्टर की तरफ एक दूसरे को, यानी कि स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी से कहते हैं एक दूसरे को खींचना, वो कोशिश कर रहे थे कि वो बारिश से अपने आप को बचाए जहाँ पे वो बाहर वेट कर रहे थे। नॉइस लेवल और हाई इन द कैफे, यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर था, विद सो मैनी पीपल इन द स्मॉल स्पेस, यानी कि वो स्पेस बहुत कम थी और लोग बहुत ज़्यादा थे जिस वजह से वहाँ पे नॉइस लेवल बहुत ज़्यादा था, यानी कि बहुत ज़्यादा शोर थी। वर्कर एक्स uses a tray to clear tables on the first level, यानी कि वर्कर एक्स था
जो कि रिसेंटली हायर हुआ था, वो ट्रे का यूज़ करते हुए टेबल्स को साफ कर रहा था फर्स्ट लेवल में, यानी फर्स्ट फ्लोर में, while the other worker and the owner are busy on the ground floor। यहाँ पे जो और वर्कर्स थे और जो ओनर था वो ग्राउंड फ्लोर पर बिजी थे, जहाँ पे किचन भी बना हुआ है। Despite workers' efforts, dirty cups and plates are filling up on the table। यानी कि जो वर्कर्स था वो एफर्ट कर रहा था वो साफ करने, किस चीज़ को साफ करने, यानी कि डर्टी कप्स वगैरह, यानी कि जो गंदे प्लेट्स और कप्स वगैरह थे जो कि टेबल्स पर पड़े हुए थे। The floor has become a dirty with the wet footprints and small spillages। यानी कि जैसे कि बाहर बारिश हो रही थी तो ज़्यादातर उसके ऊपर जैसे कोई बाहर से आता है तो उसके फुटप्रिंट्स, यानी कि वो कीचड़ वगैरह या पानी वगैरह उनके जूतों या चप्पलों वगैरह से लगे होते, उसकी वजह से वो फ्लोर पर फुटप्रिंट्स बनी हुई। और कुछ स्पिलेजेस थे, यानी कि कस्टमर जो चीज़ पी रहे थे, जो चीज़ खा रहे थे, उनके स्पिलेजेस वगैरह भी पड़े हुए थे। बट वर्कर्स डू नॉट हैव टाइम टू क्लीन इट। लेकिन वर्कर के पास टाइम नहीं था, जो वर्कर एक्स था उनके पास टाइम नहीं था कि वो उसको साफ करे, क्योंकि वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था। द ओनर रशेस फास्ट वर्कर एक्स हेडिंग टूवर्ड्स देयर ऑफिस। यानी उसके बाद द ओनर रशेस फास्ट वर्कर एक्स, क्योंकि वर्कर एक्स क्या हुआ उसके पास आ गया, ओनर के पास आ गया, हेडिंग टूवर्ड्स देयर ऑफिस। और वर्कर एक्स टेल्स देम दैट दे आर स्ट्रगलिंग विद देयर वर्कलोड। यानी कि वर्कर एक्स उसके पास आ गया ऑफिस में, ओनर के ऑफिस में आ गया और ओनर को बताया कि मैं कोशिश कर रहा हूँ जो वर्कलोड है उसको कंट्रोल करने के लिए। दे हैव नॉट बीन एबल टू टेक देयर ब्रेक्स। यानी कि इवन कि वो कोशिश कर रहा है कि वर्कलोड को कंट्रोल करे और वो ब्रेक भी नहीं कर पा रहा, यानी कि उसको कोई रेस्ट नहीं मिल रही। एंड और एग्जॉस्टेड, यानी कि वो बहुत ज़्यादा थक चुका है या बहुत ज़्यादा काम करने के बाद वो, यानी कि जिस तरह हमने कोर्स में भी बताया ना कि बहुत ज़्यादा वर्कलोड की वजह से क्या होता है, बंदा फटीग यानी कि जहनी तनाव का शिकार होता है, बहुत ज़्यादा थक जाता है, स्ट्रेस वगैरह फील करता है। तो उससे भी फिर ज़्यादा मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, दे स्ट्रगलिंग विद देयर सॉरी द ओनर aggressively tells worker X to work faster as they are running out of clean cups। लेकिन वहाँ पे ऑफिस में जो ओनर था उसने गुस्से में उनको बताया कि वर्क फास्टर, कि काम जल्दी करो या तेज़ी से करो या वर्क क्विकली। उसके बाद क्योंकि वो अंडर एज था, जैसे कि हमने उसको बताया कि ना उसका, यानी पीयर ग्रुप प्रेशर और एग्जर्टेड, उसके ऊपर पीयर ग्रुप प्रेशर या वो डर जाते हैं। लेकिन उसके बाद वो एक किस्म का वो डर गए, दे आर रनिंग अप ऑफ क्लीन कप्स, और दोबारा उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया क्लीनिंग कप्स। अफरेड ऑफ बीइंग टोल्ड ऑफ अगेन, यानी कि दोबारा डांटने से डरते हुए। वर्कर एक्स checks the dirty cups and plates high on the tray before going down to the stairs to the kitchen। यानी वर्कर एक्स ने क्या किया कि बहुत सारे जो डर्टी, यानी कि जो गंदे कप्स वगैरह प्लेट्स थे बहुत ज़्यादा, मतलब ज़्यादा तादाद में उसने एक वो ट्रे में रखा। और बिफोर यानी गोइंग बिफोर गोइंग डाउन द स्टेयर टू द किचन, यानी कि स्टेयर के थ्रू किचन में जाने से पहले उसने बहुत सारे डर्टी कप्स एंड प्लेट्स एक ट्रे में रखे। अ कस्टमर स्टार्ट्स टू वॉक अप द स्टेयर। यानी कि वहां पे अब एक कस्टमर जो था वो ऊपर आ रहा था। वर्कर एक्स शाउट्स अ वार्निंग दैट द कस्टमर डज नॉट हेयर। जैसे कि हमने बताया था कि उन्होंने वो बताया था हेल्थ एंड सेफ्टी का वो एक टाइम जस्ट एक ही बंदा जा सकता है इस रास्ते से, यानी कि स्टेयर से, क्योंकि वो बहुत तंग रास्ता थी। और वर्कर्स ने उस पर चिल्लाया, यानी कि एज अ वार्निंग, यानी कि तेज़ आवाज़ में उसे बोला। लेकिन कस्टमर ने वो नहीं सुना क्योंकि वहाँ पे नॉइस यानी शोर बहुत ज़्यादा है। द कस्टमर पुट्स पास्ट वर्कर एक्स बम्पिंग इनटू देम। बम्पिंग सही है। द कस्टमर पुशेस फास्ट वर्कर एक्स बम्प, यानी कि वहाँ पे द कस्टमर कस्टमर उसने क्या किया, तेज़ी से वर्कर एक्स को पुश किया और उसके ऊपर गिर गया, knocking the tray out of their hands and causing worker X to fall down the stair। नॉकिंग का मतलब यहाँ क्या हो सकता है? नॉकिंग, जब भी आप गिरते हैं ना, आपने खुद भी देखा होगा कि जब आप फिसलते हैं तो आप कोशिश करते हैं किसी चीज़ को पकड़ने की,
तो इसी तरह उसने क्या किया, उस ट्रे को पकड़ने की कोशिश की, और उसके ट्रे आउट ऑफ देयर हैंड्स, यानी कि वो ट्रे जो थी ना, वो उसके हाथों से एक किस्म की खींची गई, एंड कॉजिंग वर्कर एक्स टू फॉल्स डाउन द स्टेयर्स। उसके बाद वो जो वर्कर एक्स था वो नीचे गिर गया स्टेयर से। वर्कर एक्स क्लचेस देयर लेग इन पेन। अनदर कस्टमर वाई एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर, यानी कि एक और कस्टमर, अभी उसको कस्टमर का नाम दिया वाई, कस्टमर वाई एट द बॉटम, जो कि नीचे खड़ा था स्टेयर्स के, इज हिट एंड कट बाय द ब्रोकन क्रॉकरी। यानी कि उनके पास हाथ में जो क्रॉकरी थी, यानी कि मतलब आप एग्जांपल के तौर पर एक प्लेट ले सकते हैं, यानी कि जो ब्रोकन प्लेट थी या ब्रोकन क्रॉकरी थी, उससे उसको कट लग गई, वो जो कस्टमर वाई था। अभी वर्कर एक्स एंड कस्टमर वाई, क्योंकि ये दोनों इसमें इंजर्ड हो गए, वर्कर एक्स एंड कस्टमर वाई रिसीव फर्स्ट एड फ्रॉम वन ऑफ द वर्कर्स यूजिंग द अवेलेबल फर्स्ट एड बॉक्स, यानी कि वहाँ पे वर्कर एक्स को या कस्टमर वाई को फर्स्ट एड दिया गया एक वर्कर की तरफ से, जो कि फर्स्ट एडर था वहाँ पे, उनके पास जो अवेलेबल फर्स्ट एड बॉक्स थी उसके ज़रिए। सीइंग द एक्सीडेंट, वन ऑफ द टेम्परेरी वर्कर्स कॉल्स द इमरजेंसी सर्विस इमीडिएटली, यानी कि इस एक्सीडेंट को देखते हुए एक टेम्परेरी वर्कर जो वहाँ पे काम कर रहा था, उसने इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल की। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, वन ऑफ द वर्कर गोज टू द ऑफिस टू इन्फॉर्म द ओनर ऑफ द एक्सीडेंट, यानी कि कुछ मिनट के बाद या कुछ अरसे के बाद एक वर्कर ओनर के ऑफिस में गया और उनको एक्सीडेंट के बारे में बताया। कस्टमर वाई डिड नॉट नीड एनी फर्दर ट्रीटमेंट एंड was एबल टू लीव द कैफ़े एंड रिटर्न होम। कस्टमर वाई थी जिसके ऊपर वो एक ब्रोकन प्लेट या ब्रोकन क्रॉकरी गिरी थी जिससे उनको कट लग गई थी, उसको जस्ट बेसिक ट्रीटमेंट चाहिए थी जो कि फर्स्ट एडर ने दी थी, उसको फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं थी। और वो काबिल था कि वो मतलब वो इस चीज़ उसने वो ऑफिस सॉरी वो कैफ़े छोड़कर वो रिटर्न टू होम, यानी कि वो घर चले गए। आफ्टर अ ट्रीटमेंट एट द लोकल हॉस्पिटल इट इज़ कंफर्म दैट वर्कर एक्स हैज़ अ ब्रोकन लेग एंड माइल्ड कंकशन, यानी कि ट्रीटमेंट के बाद लोकल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के बाद ये कंफर्म हुआ कि वर्कर एक्स जो था उसकी एक लेग, यानी कि उसके एक लेग जो थी ना वो ब्रोकन, यानी कि वो टूट गई थी, एक लेग टूट गई थी, यानी पाउंड टूट गया था। और माइल्ड कंकशन कैसे कहते हैं कि इसको मतलब सर पर भी कोई चोट लगी हुई थी, जो कि बाद में हॉस्पिटल ट्रीटमेंट से कंफर्म हुआ। तो ये थी हमारे पास सिनेरियो जो कि कल के पेपर की थी। होप कि आपको इस सिनेरियो का भी समझ आ गया होगा। अभी इस सिनेरियो को देख के हमने क्या करना होता है, क्वेश्चन का आंसर देना होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर टास्क नंबर 1 में हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर, इस टास्क में क्या है कि हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर के बारे में होगा, लेकिन मेन जो है ना ये क्या है, कमेंट ऑन द इंडिकेटर्स ऑफ अ नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर एट टी टाइम, कि वहाँ पे जो नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर के इंडिकेटर्स थे। अभी इनसे आपको क्या पता चला इंडिकेटर्स का, यहाँ पे जो हमारे पास एलिमेंट नंबर 2 है वहाँ पे हमने ये कल्चर यानी कि नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर, उसमें नेगेटिव तो नहीं थी लेकिन उस पे था हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर के जो इंडिकेटर्स थे, इंडिकेटर्स के जिनसे हमें पता चल जाता है कि वहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर नेगेटिव है या पॉजिटिव। वहाँ पे कोर्स में हमने पढ़ा था कि वहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ी थी, जैसे कि लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन पढ़ा था, सिकनेस रिपोर्ट्स, टर्नओवर, ये सारी चीज़ें हमने कोर्स में पढ़े हैं। अभी इधर कुछ नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी इंडिकेटर्स क्या थे, बहुत सारे थे, इसलिए इसको अभी 20 मार्क्स होंगे इसके, यानी कि इसमें आपने कम से कम 20 इंडिकेटर्स उसको एक्सप्लेन करने होते हैं। यू शुड सपोर्ट योर आंसर यूजिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सिनेरियो।
यानी कि सिनेरियो को मद्देनज़र रखते हुए या सिनेरियो से सपोर्ट लेके या इंफॉर्मेशन लेके आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हमने हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर यानी कि नेगेटिव इंडिकेटर्स के बारे में बताना होता है, लेकिन इस क्वेश्चन को फिर सिनेरियो के साथ भी मैच करना होता है। दूसरा हमारे पास था दूसरा हमारे पास है टास्क डेवलपिंग सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। An SSOW is required for the task of clearing tables, using the commercial dishwasher and returning to the clean। यानी कि वहाँ पे जो एक्टिविटी थी, जैसे कि मैंने सेफ सिस्टम ऊपर के उसमें स्लाइड में हमने बताया था या हमने एक्सप्लेन किया था कि हम ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के लिए बनाते हैं, उसके लिए एक सेफ मेथड डिफाइन करते हैं उस काम को सेफ तरीके से कंप्लीट करने के लिए। तो अभी ये कुछ मतलब यहाँ पे एक्टिविटीज़ है, जैसे कि क्लियरिंग टेबल्स, यूजिंग द कमर्शियल डिशवॉशर एंड रिटर्निंग क्लीन आइटम्स फ्रॉम द डिशवॉशर टू द किचन एंड ड्रिंक मेकिंग एरिया। यानी कि ये हमारे पास एक्टिविटीज़ है। इस एक्टिविटी को सेफ तरीके से कंप्लीट करने के लिए हम क्या बनाते हैं, एक सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डॉक्यूमेंट बनाते हैं। वो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क में क्या था, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क में किन किन चीज़ों का किस किस चीज़ों को हम ऐड करते हैं। अभी यहाँ पे हमसे निबो जो है ना वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि व्हाट इंफॉर्मेशन शुड बी इंक्लूडेड इन दिस रिटर्न SSW सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, कि इन एक्टिविटीज़ के लिए आप यानी कि कौन कौन से इंफॉर्मेशन इंक्लूड करने चाहिए रिटर्न सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डॉक्यूमेंट में। लेकिन यहाँ पे एक नोट दिया गया कि a detailed list of any specific risk control is not required. You should support your answer where applicable। यानी कि आप वहाँ से सपोर्ट ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं जहाँ से पॉसिबल है, यूजिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सिनेरियो। लेकिन सिनेरियो से लाजमी तौर पर इसको कंपेयर करना होता है। अभी इनसे ये अंदाज़ा होता है कि जो कोर्स हमने पढ़ी है 1 से लेकर 4 एलिमेंट तक, वो सारे इस सिनेरियो में जो है ना वो आप देख रहे हैं या इस सिनेरियो में उसको ऐड किया गया है। दूसरा हमने एक्सीडेंट जो कि हमारा एलिमेंट नंबर 4 था, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, जिसमें हमने मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ी है कि इन्वेस्टिगेशन हम क्यों करते हैं, इन्वेस्टिगेशन क्यों करनी चाहिए। अभी यहाँ पे एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन करना क्यों लाजमी है, जो कि हमने ऊपर जितना भी पढ़ा है सिनेरियो में। The health and safety consultant used 4 years ago is invited back to tea time to carry out an investigation of the accident involving worker X. What information should the consultant try to obtain through interviews? यानी कि जो कंसल्टेंट था, हेल्थ एंड सेफ्टी कंसल्टेंट था, उसको कौन कौन से इंफॉर्मेशन इन इंटरव्यू में गेन करनी चाहिए या ऑब्टेन करनी चाहिए या ऐड करनी चाहिए, कि वो कौन कौन से इंफॉर्मेशन है जो वो इंटरव्यूज़ के दौरान शुड द कंसल्टेंट ट्राई टू ऑब्टेन, कि वो इंटरव्यूज़ के दौरान वो ऑब्टेन करे या उसको गैदर करे। फिर हमारे पास था एक्सीडेंट कॉशन। यहाँ पे इसके बारे में इंशाल्लाह फिर मैं यूट्यूब में पढ़ूंगा। ये HSG 245, जिस तरह हमारे पास मुख्तलिफ ILO के जिस तरह कन्वेंशन था, इस तरह ये भी एक डॉक्यूमेंट है। डिस्क्राइब अंडरलाइन कॉजेज एज अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन। ये अंडरलाइन कॉजेज भी हमने पढ़े थे एलिमेंट नंबर 4 में। अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन के बारे में भी पढ़ा था हमने। व्हाट आर द अंडरलाइन कॉजेज ऑफ द एक्सीडेंट, यानी इस जो एक्सीडेंट हुआ था उसके अंडरलाइनिंग कॉजेज क्या है। लेकिन यहाँ पे इसके लिए कि आप जस्ट सिनेरियो से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये बाद में इंशाल्लाह फिर हम करेंगे। मैंने आपको बताया कि वो पेपर में इधर नहीं दिखा सकता कोई भी। अच्छा, फिर है इंडिविजुअल ह्यूमन फैक्टर, ये भी हमने पढ़ा था एलिमेंट नंबर 3 में, जिसमें इंडिविजुअल ह्यूमन फैक्टर, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर था, उसमें जॉब फैक्टर था, ह्यूमन फैक्टर था, ये भी हमने पढ़े थे। अभी यहाँ पे है व्हाट इंडिविजुअल ह्यूमन फैक्टर माइट हैव इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ वर्कर एक्स लीडिंग टू द एक्सीडेंट। यानी कि यहाँ पे इंडिविजुअल ह्यूमन फैक्टर क्या थे, या इंडिविजुअल जो ह्यूमन जो अनासर थे वो क्या थे, जो कि वहाँ पे वर्कर्स का जो हेल्थ एंड सेफ्टी बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस
या वो उस पर असर ला सकता है या उसको असरअंदाज कर सकता है, जो कि लीडिंग टू एक्सीडेंट। यहाँ पे भी यू शुड सपोर्ट योर आंसर। अच्छा, अब ये इसको मैं इसलिए भी उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं करा क्योंकि आंसर का ऐसे आपसे स्पेशली इसका इतना अभी ताल्लुक नहीं है, इस वजह से मैं इसको नहीं कर रहा, क्योंकि जिसने सॉल्व भी किया उसने अभी तक सॉल्व किया होगा। अगर जो ये वीडियो देख भी रहा है बाद में, तो उसने तो सॉल्व किया होगा, तो इसका इतना वो फिर उनको फ़ायदा नहीं होगा अगर अभी हम बताएंगे भी, और वैसे भी हमारा यानी कि हमें वैसे भी फजूल में स्ट्राइक आ जाएगी। इसमें फिर एक है हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कमेंट ऑन द इनएफेक्टिवनेस ऑफ रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट एट द टी टाइम। फिर अगर यहाँ पे आप देखेंगे जो ILO के हमने और 164 पढ़ा था, 10 ABC जो आर्टिकल्स हमने पढ़े थे, कि इस टी टाइम कैफ़े में एम्प्लॉयर हैव ऑब्लिगेशन, यानी कि जैसे कि हमने उस एम्प्लॉयर की जो ऑब्लिगेशन यानी एम्प्लॉयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमने R164 और C155 में पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि एम्प्लॉयर हैव ऑब्लिगेशन अंडर रिकमेंडेशन, यानी कि इस ILO ने एम्प्लॉयर को जिस बातों का पाबंद बनाया है, जो ऑब्लिगेशन है उनके ऊपर, वो क्या है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। अभी यहाँ पे क्या है कि हाउ, यानी कमेंट ऑन हाउ दीज एम्प्लॉयर ऑब्लिगेशंस मे नॉट हैव बीन फॉलोड बाय द ऑनर ऑफ टी टाइम, कि जो ऑनर की ऑब्लिगेशंस है, यानी कि जो ऑनर के ऊपर लगाए गए ILO के ऑब्लिगेशंस है, उसमें से कौन कौन से जो ऑब्लिगेशंस थे वो यहाँ पे जो ऑनर था यानी कि जो एम्प्लॉयर था उसने फॉलो नहीं किए। और लास्ट जो हमारे पास था वो मैनेज रिस्क फॉर लोन वर्कर। हाउ डिड द ओनर ऑफ टी टाइम मिनिमाइज द रिस्क, यानी कि उसने लोन वर्किंग के लिए क्या किया, ये भी बेस्ड ऑन द सिनेरियो है। तो ये था हमारे पास सिनेरियो। ओके, आप सबको समझ आ गई होगी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है।